स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, आप सभी को याद होगा मैटर के बारे में, कि हमारे आसपास सभी चीजें हैं मैटर, और हर मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। अब ये बात बाहर के कुछ साइंटिस्ट को पता लगी लगभग 200-250 साल पहले एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। बट बिना एक्सपेरिमेंट्स के ही हजारों साल पहले हमारे भारत देश में ये पहले से ही हमारे महर्षियों को पता हुआ करती थी, जिसका एक प्रूफ मिला अब 500 बीसी का, यानी कि अब से लगभग 2525 साल पहले का एक प्रूफ मिला। बात तो उससे पहले भी रही होगी, पर तब का एक प्रूफ मिला। महर्षि कन्नड़ हुआ करते थे 500 बीसी में, और उनकी एक लिखावट मिली जिसमें उन्हें ये पता चला कि उन्होंने ये बताया कि जो हमारे आसपास सभी चीजें हैं वो क्या है, पदार्थ हैं। मतलब जिनको हम कह रहे हैं ना इंग्लिश में मैटर, उनको इन्होंने हिंदी में अपनी भाषा में बोला कि सभी चीजें हमारे आसपास क्या है, पदार्थ हैं। और ये सभी पदार्थ किसके बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा ना चैप्टर फर्स्ट में कि सभी मैटर बने हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि जो पदार्थ है, मैटर यानी पदार्थ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम भी दे दिया, परमाणु। अब तक तो हमने ये पढ़ा ना कि मैटर, सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स को भी नाम दे दिया महर्षि कन्नड़ ने हिंदी में। क्या नाम दिया, परमाणु। और फिर उसके बाद पकोदा कत्यायामा नाम के एक और महर्षि थे, उन्होंने बोला कि जो हमारे परमाणु हैं, पदार्थ के अंदर जो परमाणु है, ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, जुड़े हुए फॉर्म में रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं हमारे परमाणु। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ग्रीक फिलोसफर्स भी थे, जैसे कि हमारे डेमोक्रिटस और लिसिपस। इन्होंने भी क्या दी, फिलोसफी दी अपनी, कि अगर हम आसपास की हमारी जो चीजें मैटर है, इनको डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इनको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी कि पार्टिकल्स जो है वो हमें मैटर के अंदर डिवाइड करने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। और जबकि इन्होंने कहा कि इनको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये इनडिविजिबल है, इसीलिए डेमोक्रिटस ने इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स का नाम क्या रखा, एटम्स, क्योंकि उनके लैंग्वेज में एटम्स का मतलब ही क्या होता है, इनडिविजिबल। ठीक है, तो जिसको अब तक हम ये कह रहे थे ना कि हमारे आसपास सब चीजें मैटर है, और मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, उन पार्टिकल्स का भी नाम रखा था महर्षि कन्नड़ ने हिंदी में परमाणु, और डेमोक्रिटस ने उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा, एटम्स। तो इसका मतलब जो सभी मैटर है हमारे आसपास वो छोटे छोटे एटम्स के बने हैं। जब तक हम कह रहे थे ना छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, तो पार्टिकल्स क्या, छोटे छोटे एटम्स है, यानी कि परमाणु है। क्लियर ये चीज अब तक। तो हमारे आसपास सभी चीजें मैटर किसकी बनी है, एटम्स की बनी है। फिर उसके बाद ये बातें थी सिर्फ फिलोसफिकल, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला। फिलोसफिकल लिखी तो मिल गई किताबें, पर ये नहीं पता चला कि इन्हें पता कैसे चला, है ना। इस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला कि इन्हें पता कैसे चला, कोई एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया या बस इन्होंने ऐसी बात बोल दी, तो इस चीज को इतना माना नहीं गया। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो साइंटिस्ट को ये पता लग गया कि जो सभी मैटर है आसपास वो किसी न किसी एलिमेंट का बना है ना। जो एक जैसे पार्टिकल है, अभी भी नहीं पता इन्हें कि पार्टिकल एटम या परमाणु है, बस इन्होंने ये पता है कि सभी मैटर पार्टिकल्स के बने हैं। तो जब साइंटिस्ट को ये पता लगा कि जो एक जैसे पार्टिकल है वो एक एलिमेंट के हैं, जो अलग एक जैसे पार्टिकल है वो अलग एलिमेंट के हैं, है ना। और जब ये अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो फिर इनको एक क्यूरियोसिटी हुई साइंटिस्ट को कि ऐसा क्या है इन एलिमेंट्स में कि जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो जुड़ के एग्जिस्ट कर पा रहे कंपाउंड की फॉर्म में, है ना। अलग अलग एलिमेंट के कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो कंपाउंड बन रहा है, वो कैसे हो पा रहा है। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, और तब उन्हें पता चला एक्सपेरिमेंट करके कि हाँ भाई, ये दोनों जो बोल रहे थे ना भारत देश के महर्षि और ग्रीक के कुछ फिलोसोफर्स ये सही बात बोल रहे थे। ठीक है, क्या कि हर मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, मतलब हर मैटर यानी हर पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु, और इंग्लिश में क्या कह देते हैं, एटम्स। फिर इन्हीं एटम्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट हुए, है ना। केमिकल रिएक्शंस हुई। केमिकल रिएक्शंस पता है ना आपको, केमिकल चेंज होता है जब किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो हम उसको कहते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स जब आपस में क्या करें, रिएक्ट करे, कंबाइन करे, कंपाउंड बनाए कोई नया, या किसी कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट करे, कंबाइन होए,
कुछ टूटे कुछ जुड़े तो नया सब्सटेंस बने। तो कहते हैं वहां पर क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करवाई इन अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर, इन एलिमेंट्स के एटम्स को लेकर, और फिर उसको लेकर के कुछ लॉज बनाए गए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जब कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, तो जब केमिकली कंबाइन होते हैं ये एलिमेंट्स के एटम्स, तो इनके कुछ नियम हैं कि कुछ नियमों के तहत ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और वो उनका हमारा पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वैसे तो ये नियम हमारे आप पढ़ोगे 11th क्लास में चल के 5 नियम, लेकिन अभी आपके सिलेबस में 2 ही हैं। तो जिसमें से पहला लॉ क्या हुआ हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है कि जो हमारे मैटर है ना, ये इन मैटर के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स, हमारे मैटर जो है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिनको क्या नाम दिया गया, एटम्स, ये अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। तो ये जो हमारे एटम्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इन सबका क्या है, फिक्स मास है। जैसे कि हमें पता ना हमारा एक मास है फिक्स, वेट क्या है, जैसे मेरा मान लो वेट है मेरा 65 kg, और मैं कहूं कि मेरा मास क्या होगा, तो मैं इसे क्या करूंगा, ग्रेविटी से डिवाइड करूंगा, क्योंकि वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। पता है ना ये बात, पढ़ते आए हम 8th क्लास में कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो जब ग्रेविटी चेंज होती है तब वेट चेंज होता है, मास कभी भी किसी का चेंज नहीं होता है ना। अगर हम अर्थ पर है तो ग्रेविटी ज्यादा लग रही है जिस वजह से वेट हमारा ज्यादा है, पर मून पर अगर हम जाएंगे तो वहां ग्रेविटी क्या है, कम है, जिस वजह से हमारा वेट कम हो जाएगा ग्रेविटी चेंज होने की वजह से, लेकिन मास तो हमारा वहां भी उतना ही रहेगा। तो ये पता चला कि जो मास है वो किसी भी चीज का क्या नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब क्या है, मार्कर, इस मार्कर में जो मास है वो मास हमेशा क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे मैं इसे यहां ले जाऊं, चाहे अर्थ के दूसरे साइड ले जाऊं, चाहे अर्थ से बाहर किसी प्लेनेट पर ले जाऊं, जो इसका मास है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह जो हमारे सभी पार्टिकल्स, एलिमेंट्स है, एटम्स है, कंपाउंड है, ये क्या करते हैं, ये आपस में जब कंबाइन होते हैं केमिकली, तो इनका जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मतलब इनके मास को ना तो बढ़ाया जा सकता, बढ़ाने का मतलब क्या है, क्रिएट हो रहा है नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो मास को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते। जैसे एनर्जी का आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे ये लाइट आ रही है बल्ब से, है ना, तो ये लाइट क्या बल्ब से अपने आप पैदा हो रही है, नहीं, ये लाइट किससे बन रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी से बन रही है। तो लाइट एक एनर्जी है जो कि बनी किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी किसी दूसरी एनर्जी से बनी। और हमारी अर्थ की अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हम सबने पढ़ी है बचपन से, सन, है ना, सन से सनलाइट आ रही है, लाइट सनलाइट एनर्जी, वो सन की एक एनर्जी आ रही है, तो वहां से सारी एनर्जीज बन रही है। तो जो एनर्जी है वो भी ना क्रिएट होती ना डेस्ट्रॉय होती, बस कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उसी तरह मास भी हमारा ना क्रिएट होता ना डेस्ट्रॉय होता, ना क्रिएट होता ना डेस्ट्रॉय होता, सिर्फ क्या होता है हमारा, कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मास को भी हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डेस्ट्रॉय हो सकते। मास हमेशा क्या रहेगा हमारा, हर सब्सटेंस का क्या रहेगा, सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और यही हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो कुकर में आपने 2 किलो आलू डाले, तो जो सब्जी बनकर आएगी वो 2 भगोने तो नहीं बन के आ जाएगी। या आपने 2 किलो आलू डाल दिए तो ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही कटोरी सब्जी बनेगी भाई, अगर 2 किलो आलू डाले हैं तो सब्जी भी 2 किलो की बनेगी, है ना। अगर एक ही आलू डाला है उबला हुआ, तो उस वो बन के भी सब्जी उसकी एक ही आलू की तैयार होगी बस आधी कटोरी, है ना। तो उसका मास तो नहीं चेंज हुआ, वो जितना हमने डाला कुकर में सब्जी बनाने के लिए आलू, उतनी सब्जी बनी। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी हमारे जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो जितने एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनका जो मास है वो कंबाइन होने के बाद भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये क्या हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये अब देखेंगे हम अगली स्लाइड में हमारा सेकंड लॉ, जो कि हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ। अब फर्स्ट लॉ देखने के बाद और सेकंड लॉ देखने से पहले आपको याद होगा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो हमारे आसपास सभी चीजें क्या मैटर है, और उन मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल्स है, जिनको हमने नाम एटम दे दिया। तो वो जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो जो एक जैसे हैं
बिल्कुल वो किसी एक एलिमेंट के जो अलग हैं और एक जैसे वो किसी एक दूसरे एलिमेंट के, और उन एलिमेंट्स के एटम्स यानी पार्टिकल्स आपस में कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, है ना। तो ये कह रहा है वो जो हमारे एलिमेंट्स हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, ये भी याद है। अब देखो हमारा सेकंड लॉ जो कि कहता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो वर्ड आ रहा है कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, हमने मैथ्स में पढ़ा है। जैसे कोई हमारा इक्वेशन आ गई उसमें लिखा है 3x, और 3x में जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्वेश्चन में कभी कितनी आती है कभी कितनी आती है, अलग अलग आती है। और वेरिएबल में एक वर्ड बना है वेरी, और वेरी का मतलब होता है अलग होना यानी चेंज होना, बदलना, इसलिए उसका नाम वेरिएबल रखा गया। वही जो 3 है उसका नाम कांस्टेंट रखा गया। क्यों, क्योंकि 3 की वैल्यू कभी भी 2 या 4 नहीं होगी, हमेशा 3 की वैल्यू 3 रहेगी, तो वो कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता। तो ये कह रहा है जो हमारा अगला लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि, और प्रोपोर्शन का मतलब रेशो। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हुआ कि कांस्टेंट यानी कि सेम रहे, जो चेंज ना हो, तो सेम रेशो मतलब कोई भी जो हमारे केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कोई भी जब कंपाउंड बन रहा है, और कंपाउंड किससे बनता है, जब अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा। तो वो जो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक कंपाउंड बन रहा है, तो उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिन भी एलिमेंट से वो कंपाउंड बन रहा है, वो उनका जो एलिमेंट्स है तो वो भी सेम रहेंगे, कि उस कंपाउंड को बनाने में हर बार वही सेम एलिमेंट्स लगेंगे, कभी भी एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे कि किसी और एलिमेंट से वही कंपाउंड बन जाएगा, नहीं। अगर कोई कंपाउंड बना रहा हूं जैसे कि वाटर है मेरा H2O, तो उसमें कौन कौन है, H2O, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, तो हर बार H2 कंपाउंड को बनाने में हर बार क्या लगेगा, H लगेगा हाइड्रोजन, और O लगेगा ऑक्सीजन। तो एक तो वही एलिमेंट लगेंगे हर बार, और साथ में सेम प्रोपोर्शन में लगेंगे, यानी कि सेम रेशियो में लगेंगे। वर्ड आ रहा ना हमारा H2O, जैसे कि देखो ये हो गया हमारा H2O, इसमें H कितने हैं हमारे, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अभी हमने देखा कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनता है, और एलिमेंट्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिन्हें कह रहे हैं पार्टिकल्स, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और जिसको भी हमने देखा क्या नाम दे दिया गया उन्हें, एटम नाम दे दिया गया। तो इसका मतलब ये एटम्स हैं इनके, इन एलिमेंट के। हाइड्रोजन के जो एटम है कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहा कि हर बार जो इनका रेशो आएगा एटम्स का, वो क्या आएगा, 2:1 ही आएगा वाटर को बनाने में। या फिर अगर मैं मास का रेशो लूं, तो जैसे हर चीज का अपना एक मास है, इस मार्कर का अपना एक मास है जो कभी चेंज नहीं होगा, इस तरह हर एलिमेंट के, हर एटम का, यानी कि जो उनकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनको हम एटम कह रहे हैं, उनका भी अपना एक मास होता है। तो हाइड्रोजन के जो एक एलिमेंट, हमारा हाइड्रोजन का जो एक हमारा एटम है उसका अपना एक उसका मास है कुछ, और जो ऑक्सीजन का एक एटम है उसका भी अपना कुछ एक मास है ना, वो जो कि कभी चेंज नहीं होता। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन तो 1 ही है तो 16 रहेगा, हाइड्रोजन 2 है तो 1 2 जा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 2:16 का 1:8। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में हर बार जो वाटर बनाने के लिए एक तो सेम एलिमेंट्स लग रहे हैं, है ना, हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगेंगे, अगर कुछ और एलिमेंट आ गए तो कुछ और कंपाउंड बनेगा, वाटर H2O कंपाउंड नहीं बनेगा हमारा। तो एक तो सेम एलिमेंट लग रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में लग रहे हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो रहेगा हर बार। मतलब जब भी वाटर बनेगा, अगर मैं वाटर का 18 ग्राम ले रहा हूं तो 18 ग्राम में से 16 ग्राम जो है हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, और 2 ग्राम कितना है मेरा हर बार हाइड्रोजन रहेगा। तो ये रेशियो क्या रहेगा, हर बार सेम रहेगा। आप चाहे 16 ग्राम मेरे घर का पानी ले लो, चाहे अपने घर का पानी ले लो, चाहे कहीं का भी पानी ले लो, ठीक है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो H2 ही रहेगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे होंगे, है ना। और जो उनका मास का रेशियो होगा, अगर आप उसमें 16 ग्राम वाटर ले लो तो 16 में 18 ग्राम अगर आप वाटर ले लो तो 18 ग्राम में से 16 ग्राम रहेगा तुम्हारा ऑक्सीजन और 2 ग्राम रहेगा क्या, हाइड्रोजन। ये भी क्लियर हो गया। तो यही हमारा क्या, सेकंड लॉ ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी जब हमारा कंपाउंड बनता है तो वो सेम एलिमेंट से बनता है और सेम प्रोपोर्शन में बनता है। जो कि हमारा किसने दिया था, ये लॉ हमारा प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और इसने कहा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो कि हमारे कंपाउंड बनते हैं,
एलिमेंट्स से मिलकर, उन किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास मतलब जो उनका प्रोपोर्शन होगा उनके मास का, वो हमेशा क्या रहेगा, डेफिनाइट रहेगा, यानी कि हर बार सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 1:8 रहेगा, है ना। 18 ग्राम अगर आपने वाटर लिया है तो 16 उसमें से जो है ये 16 ऑक्सीजन रहेगा और 2 क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा हर बार। क्लियर है। तो इसी चीज को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो कह रहा है कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, कि कोई भी जो कंपाउंड है, जैसे H2 एक कंपाउंड हो गया, इसके अलावा CO2 एक कंपाउंड हो गया, है ना, इसमें कार्बन कितने, 1 है, और ऑक्सीजन कितने, 2 है। ये तो इनके एटम का रेशो हो गया। अगर मास का रेशो लूं तो ऑक्सीजन का 16 होता है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो ऑक्सीजन के एक एटम का 16 है, 2 एटम है, तो 16 2 जा 32, और कार्बन का होता है 12, तो 12:32 आ गया। सोल्व करके क्या आ जाएगा, 6:16 आ गया, और 3:8 आ गया, है ना। तो इनका रेशो हर बार क्या रहेगा, 3:8 रहेगा CO2 का। वाटर का कितना रहेगा, हमेशा 1:8 रहेगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी जो कंपाउंड है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बन रहा है, जैसे H2 एक कंपाउंड हो गया, CO2 एक कंपाउंड हो गया, उसमें ऐसे कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वाटर में हर बार H और O ही होंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें हर बार C और O ही रहेंगे, है ना, और साथ में सेम प्रोपोर्शन में भी रहेंगे। ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोपोर्शन यानी कि रेशो उनका चेंज हुआ तो हमारा जो कंपाउंड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ और ही कंपाउंड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं C और O लूं, C और O में मैंने कार्बन 1 लिया, ऑक्सीजन 2 लिया, तो CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, डाई मतलब 2, तो 2 ऑक्सीजन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स इनहेल करते हैं। अगर मैं कार्बन का भी एक एटम लूं और ऑक्सीजन का भी एक एटम लूं, तो उस केस में क्या होगा, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस बन गई, CO, है ना। ये क्या रहेगी, सिर्फ CO रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, हार्मफुल गैस होती है हमारे लिए, है ना। इसको हम इनहेल नहीं कर सकते, ये हमारी बॉडी में हम नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि क्या है, ये पॉइजनस गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग कंपाउंड बन गया, क्यों, क्योंकि एलिमेंट तो सेम थे, है ना, एलिमेंट तो हमारे C और O ही हर बार, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों में, लेकिन जो प्रोपोर्शन है इनका रेशियो वो क्या हो गया, अलग हो गया। वहां पे ऑक्सीजन कितने, 2, वहां पे कार्बन कितना, 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, 1 है, जहां कुछ नहीं लिखा होता, जैसे मैथ्स में x के साथ में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 है। और कार्बन के आगे कुछ लिखा है नहीं, तो ये भी 1 है। तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। और अगर मास का रेशियो देखो तो कार्बन का कितना होता है, 12, और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। एक एटम का मास, जो भी हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक मास, फिलहाल उस मास को, क्योंकि मास तो हर चीज का ही होता है, जैसे मार्कर का एक मास है, तो इनके जो हमारे जो एलिमेंट्स है ये, है ना, वो हमारा कोई भी मैटर है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है पार्टिकल हमारा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं, उन एटम का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो जब इनका रेशो आएगा हर बार क्या आएगा, वही 6:8 यानी कि 3:4 आएगा। किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो क्या आएगा, हर बार 3:8 आएगा इनके मास का, जो ये कह रहा है लॉ में कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब इनके मास का जो प्रोपोर्शन है, रेशो है, वो क्या रहेगा, हर बार डेफिनेट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, क्योंकि अगर रेशो चेंज हुआ तो वो कंपाउंड ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये अलग अलग कंपाउंड्स है, ये एक ही कंपाउंड नहीं है, अलग अलग कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए, जिस वजह से इनका रेशो चेंज हो गया, मास का भी, नंबर ऑफ एटम्स का रेशो भी चेंज हो गया, इनके एटॉमिक मास का रेशो भी चेंज हो गया, जो ये कह रहा है कि मास का सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए, सारे रेशो चेंज हो गए। किस वजह से, नंबर ऑफ एटम्स का चेंज होने की वजह से। तो ये कह रहा अगर वो रेशो चेंज हुआ तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये था हमारा सेकंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन यानी रेशो क्या रहे इनका, सेम रहेगा एलिमेंट्स का। क्लियर है। अब इसके बाद है हमारा जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने क्या बताया कि ये जो हमारे मैटर है इनके नेचर कैसा है, हर मैटर का, और हर मैटर के जो पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिनको हम एटम्स कह रहे हैं, उनको लेकर के कुछ उसने थ्योरीज दी, अपने कुछ पॉइंट्स बताए। और वो जो पॉइंट्स उसने बताए, थ्योरीज, ये इन्हीं हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि कितने हैं,
आप 11th में पढ़ोगे 5, अभी आपने 2 पढ़े ये, तो इन्हीं के बेसिस पर इसने क्या दी, अपनी ये थ्योरी दी, जो कि क्या कहलाती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाती है। किसने दी? जॉन डाल्टन ने दी। और किसके लेकर है? मैटर के नेचर के ऊपर है, कि मैटर का कैसा नेचर रहता है, और किस बेसिस पर है ये, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो हमारे लॉज है ये, इनके बेसिस पर इसने अपनी थ्योरी दी, जो अभी हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में। अब हमारा जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, उसमें जो पहला पॉइंट है, वैसे तो ये हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम ऑलरेडी इसके हर पॉइंट जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं अब तक इस चैप्टर में। फिर भी उन सबको कंक्लूड किया गया एक ही जगह पे और बनाई गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इस चीज को, कि जो कह रहा है कि जो हमारे आसपास सभी चीजें क्या है, मैटर है, और वो सभी मैटर किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एटम्स कह देते हैं। जो हर मैटर की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, एक बिल्डिंग ब्लॉक है हर मैटर का। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये कह रहा है कि जो एटम्स हैं ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जिनको और ज्यादा क्या नंबर डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर इन एटम्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने पढ़ा ना, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास अगर किसी चीज का क्रिएट होगा या डिस्ट्रॉय होगा, तो वो कब होगा, जब उसके एटम्स, किसी भी मैटर में एटम्स जुड़ जाएं। और एटम्स जो है कभी भी अपने आप से नहीं बन सकते, अपने आप से हम ना तो एटम्स को बना सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर ऐसा हो सकता, तो अगर मैं कहता कि मेरे हाथ में पानी प्रकट हो जाए, तो पानी आ जाता, क्योंकि पानी भी क्या है, H2O, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या है, एटम्स ही तो हैं। तो अगर मैं एटम्स को क्रिएट कर सकता, तो अपने हाथों में क्या करता, वाटर को क्रिएट कर देता। या अगर मैं क्या नाम है, किसी को पर अटैक करना चाह रहा हूं, तो क्या करता, हाथों में अग्नि को क्या करता, क्रिएट करता, और अग्नि मारता, उस पर आग मारता, है ना। तो वो क्या होता, एटम्स क्रिएट हो जाते। लेकिन हम एटम्स को खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एटम्स क्रिएट होंगे या डिस्ट्रॉय होंगे, तो मास भी कम या ज्यादा हो जाएगा। एटम्स क्रिएट हो तो मास बढ़ गया, एटम्स डिस्ट्रॉय हो तो मास घट गया किसी भी मैटर का, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि जो एटम्स है वो ना क्रिएट किया जा सकते, ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते, और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, इनको और तोड़ा भी नहीं जा सकता। इनके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह। लेकिन वो इसके अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, पर इस एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमने इतने बड़े, जैसे मेरा मार्कर है, कितना बड़ा एक प्लास्टिक का मार्कर है, उसको डिवाइड कर सकता हूँ, कि किसी भी मैटर को डिवाइड कर सकता हूँ। करते 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 मैं जो छोटे से स्मॉलेस्ट यूनिट पर पहुंचूंगा, जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते, वो एटम्स है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन उनको उसमें से बाहर जो है, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एटम्स जो है इंडिविजिबल है, उसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो एक गिवन एलिमेंट के जो एटम्स हैं, वो सब कैसे होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। ये भी चीज क्लियर है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैंने लिया सिर्फ हाइड्रोजन, तो सिर्फ हाइड्रोजन के कोई भी एटम ले लूं, धरती पर जितने एटम मौजूद है वो सारे ले लूं मैं हाइड्रोजन के, वो सब कैसे होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन के ले लूं, जो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, पढ़ा है ना आपने बचपन से कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जब मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ऑक्सीजन एक क्या सिंगल एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में तो दो अलग अलग एलिमेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसमें सिर्फ O2 है, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स है, तो वो सिंगल एलिमेंट है। तो उसके जितने मर्जी मैं एटम ले लूं ऑक्सीजन के, वो सब आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। वहीं अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, उनके एटम्स आपस में क्या होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। भाई ऑक्सीजन है, उसका एटम अलग तरीके का है, और जो हाइड्रोजन है उसका एटम अलग तरीके का है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ऑक्सीजन के सारे एटम आपस में एक जैसे, हाइड्रोजन के सारे एटम आपस में एक जैसे, लेकिन इनके एटम्स आपस में क्या है, अलग अलग है। हर एलिमेंट के एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक एलिमेंट के एटम बाकी किसी भी एलिमेंट के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चाहे उनका मास की बात की जाए, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, कोई भी बात की जाए, उनका जो है
क्या होगा, डिफरेंट होंगे वो एक दूसरे से। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर मैंने बनाया वाटर, तो वाटर बनाने के लिए मुझे क्या लगा, 2 हाइड्रोजन लगे और 1 ऑक्सीजन लगा, तो ये होल नंबर ही तो है 1 2। या मैंने ले लिया मान लो C6H12O6, क्या होता है ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला, ये ग्लूकोज है हमारा। इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम है ना। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से जो कभी भी एटम्स कंबाइन होते हैं कोई कंपाउंड बनाने के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स या एक एलिमेंट के एटम जब भी आपस में कंबाइन होंगे कोई कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कह देंगे कि उसके जो एटम्स है वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 एटम 2.5 एटम के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल होता तो एटम क्या हो जाते, डिविजिबल हो जाते। पर एटम्स क्या है, इनडिविजिबल हैं। तो एटम्स को हम बीच में से ऐसा नहीं कर सकते कि आधा एटम इस्तेमाल कर लिया या 1.5 एटम इस्तेमाल कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एटम्स हैं वो हमेशा होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। 1 2 3 है ना, हमेशा 1 एटम या 2 एटम या 3 एटम, इस तरीके से होल नंबर्स में वो क्या होंगे, हमेशा कंबाइन होंगे। या CO2 लिया मैंने, उसमें इसके ऑक्सीजन के 2 एटम और कार्बन का 1 एटम आपस में कंबाइन हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो कि 1.5 एटम 2.5 एटम से कंबाइन हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कह रहा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। वही जो भी हमने देखा कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लो, है ना। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले लो को इसने अपने आखिरी पॉइंट बना दिया कि ये कह रहा कोई भी जब कंपाउंड बनेगा एक गिवन कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, और काइंड भी, यानी कि एटम एलिमेंट्स कितने तरीके के हैं, जो एलिमेंट्स है वो भी कांस्टेंट होंगे और उनके एटम्स भी कांस्टेंट होंगे। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है तो उसमें काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि एक तरीके के एटम लूंगा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, है ना। इसमें हाइड्रोजन वगैरह कुछ और ले लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी बनेगी जब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स लूंगा, तो काइंड वाली बात हो गई। और ये कह रहा साथ में नंबर भी, कि ऑक्सीजन कितने रहेंगे, हमेशा 2, और कार्बन कितने रहेंगे, हमेशा 1, तभी क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर नंबर अलग हो गई, रिलेटिव नंबर, कि कार्बन तो 1 है ऑक्सीजन भी 1 ले लिया, तो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। या कार्बन 2 ले लिए ऑक्सीजन 3 ले लिए, तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो हमेशा तभी बनेगी जब कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 लेंगे। तो रिलेटिव नंबर क्लियर, कि हमेशा उतने ही नंबर ऑफ एटम्स लेंगे तब कोई कंपाउंड बनेगा, और हमेशा उन्हीं एलिमेंट्स का लेना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ एटम, हमेशा उसी तरीके के एटम लेने पड़ेंगे, तभी वो कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा। अब ये थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो वैसे ही जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जब वो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में।